सो गट हेल्थ की जहां पर बात आती है, आई थिंक सो कोई ऐसा ये नहीं बोलेगा कि शायद मुझे नहीं पता है कि गट हेल्थ होता क्या है ना। एंड आई थिंक सो हम में से हर कोई गट हेल्थ को लेकर थोड़ा बहुत कुछ जानता है या बहुत कुछ जानना चाहता है, क्योंकि अगर हमारा गट अगर हमारा हेल्दी रहेगा, ओवरऑल हमारी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाती है। तो हमें से हर किसी को अपना गट हेल्दी रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और जहां पर बात आती है गट हेल्थ की, कहीं ना कहीं हम में से थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन रहता है, एक्चुअली में गट हेल्थ होता क्या है, इसको हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो कि गट को हेल्दी रखने में मदद करेंगे, हमें क्या लेना चाहिए, एक्चुअल में प्रॉब्लम कब से स्टार्ट होती है, क्या ये बचपन से रहती है या कोई मिडिल एज में होती है, क्या ये जेंट्स में ज्यादा होती है, लेडीज में कम होती है, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस आई थिंक सो हमें से हर किसी के मन में होंगे ना। तो वो सारी चीजों को समझते हुए, सारी चीजों को जानते हुए आज हमने सोचा कि क्यों ना हम एक एक्सपर्ट की जुबानी हम ये सारी चीजों को जाने। लेकिन एक्सपर्ट को बुलाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 1000 यहाँ पे क्रॉस हो गए हैं, है ना, यानी लोग हो गए। अब लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, हो सकता है आपकी टीम में से कुछ लोगों को ज्वाइन करना है, तो उनके लिए हमने चैट में हमने यूट्यूब की लिंक हमने डाल दी है। प्लीज आप लोग वो चैट में से यूट्यूब की लिंक को आप लोग कॉपी कर लीजिए और प्लीज अपने कस्टमर्स को, डाउनलाइंस को आप ये लिंक आप उनको शेयर कर दीजिए, ताकि वो सारे के सारे इस सेशन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके और वो सारे के सारे लोग देख सके। तो प्लीज आप सभी लोग ये लिंक को आप लोग जल्द से जल्द आप लोग शेयर कर दीजिए अपनी टीम के साथ में, ठीक है। सो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कि गट हेल्थ के बारे में। गट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक्चुअल में से हेल्दी कैसे रख सकते हैं, उसके लिए क्या सारी चीजें करना है, तो उसके साथ में हमने सोचा क्यों ना हम एक ऐसे एक्सपर्ट को बुलाए जो आपके ये सारे के सारे डाउट को बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल यानी आपको बता सके, समझा सके। और उसके लिए आज हमारे साथ में एक बहुत ही बढ़िया से आज हमारे साथ में यहाँ पर वो एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद है। तो क्या आप वो एक्सपर्ट से मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी, तो क्या वो एक्सपर्ट से मिलना चाहते हैं? वो मैं थम्स अप देख सकती हूँ? ओके, देखिए हमारे एक्सपर्ट की अगर मैं आपको खासियत अगर मैं बताऊं तो डॉक्टर प्रियंका। अगर मैं डॉक्टर प्रियंका की बात करूं तो आई थिंक सो आप में से बहुत सारे लोगों ने उनके एनएचआई के ऑलरेडी सेशंस अटेंड किए। आप सबको पता है कि डॉक्टर प्रियंका शी इज हैविंग ह्यूज एक्सपीरियंस, 20 years प्लस का उनको एक रिच एक्सपीरियंस है। डॉक्टर प्रियंका की अगर मैं बात करूं तो शी इज गॉट 8 gold medals ऑल्सो, और वो बहुत ही सक्सेसफुली शी इज वर्किंग एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन इन अपोलो हॉस्पिटल। बहुत सारे उनके पास में सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारा उनके पास में एक्सपीरियंस है। और यही सारी चीजों के यानी उनके वो सारे के सारे एक्सपीरियंस के साथ में आज वो यहाँ पर आए हैं आप सभी के को वो इंफॉर्मेशन देने के लिए अबाउट गट हेल्थ। सो अब मैं टाइम बिल्कुल नहीं लूंगी और मैं यहाँ पर वो एक्सपर्ट को आपकी जोरदार तालियों के साथ में मैं उनको यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। तो चलिए हम जोरदार तालियों से हम डॉक्टर प्रियंका को हम यहाँ पे वेलकम करते हैं। तो डॉक्टर प्रियंका, ओवर टू यू। Good evening, and thank you, Shamli, for such a fun-filled and energetic introduction. And हम सभी जानते हैं कि गट हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, बट हम कहीं ना कहीं उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं और उस पर बिलीव करके अपनी हेल्थ का गड़बड़ कर लेते हैं। हम बहुत सारे ऐसे जब मरीज आते हैं हॉस्पिटल में तो कोई कहता है कि मिर्ची खाने से अल्सर होता है इसलिए मैं मिर्ची खाता ही नहीं हूँ, या दूध पीने से मुझे गैस होती है तो मैंने दूध पीना बंद कर रखा है, या मैं वेट उठाता हूँ मैं इसलिए एक्सरसाइज नहीं करता क्योंकि मैंने सुना है वेट उठाने से हर्निया हो जाता है, दाल खाने से गैस हो जाती है तो हमने दाल खाना बंद कर दिया है। अब अगर आप अपने खाने को किसी के कहे सुने पर इतना बैलेंस आउट करेंगे और उसको इम्बैलेंस्ड कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम आज के सेशन में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रखें, समझें कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, हम किस तरह से अपनी गट हेल्थ को मजबूत बना सकते हैं और किसी भी बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको स्लाइड्स दिख रहे हैं। यस मैम। ग्रेट। तो हिपोक्रेट्स जो थे बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था कि आपका जो खाना है, जो आपका भोजन है, अगर वो आपकी दवाई बन सकता है तो आपको कभी दवाई को वैसे नहीं खाना पड़ेगा। अक्सर आजकल लोग क्या करते हैं, फैशन के तौर पे 10-12 टैबलेट्स खाते हैं, गैस की गोली, एक एंटीबायोटिक, एक प्रोबायोटिक, एक प्रीबायोटिक, तरह तरह की दवाइयां खाते हैं। मैं सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रही, मैं दवाइयों की बात कर रही। और हम ये भूल जाते हैं कि ये दवाइयां हमारा खाना नहीं है। हमें खाने को खाने की तरह खाना है, अच्छी क्वांटिटी में पेट भर के,
तब हम कहीं बीमारियों को लड़ सकते हैं, और हमें दवाइयों को दवाइयों के रूप में ही खाना है। कई बार हमारी डाइट कुछ चीजों में डेफिशिएंट होती है, तो तब हमें उन सप्लीमेंट्स की मदद से अपनी डाइट को बैलेंस करना है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी आधे से ज्यादा बीमारियां जो हैं वो हमारे गट से शुरू होती है। गट का मतलब है हमारे मुंह से लेकर हमारे एनस तक की कैविटी जो है, तो वहां पे पूरा हमारे शरीर में करीब करीब 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया होता है। अगर हम वजन के हिसाब से देखें तो जो हमारा वजन है उसका करीब करीब 1 से 3% वजन जो है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होता है। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से करीब करीब जो 3 ट्रिलियन हमने बात की, 85% हेल्दी बैक्टीरिया होता है जो हमारी गुड हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट हम इधर उधर से पढ़ लेते हैं, खाने में गड़बड़ करते हैं, पार्टियां करते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, दवाइयां खाते हैं, फिर हम उस अच्छे बैक्टीरिया को जो 85% होना चाहिए उससे धीरे धीरे कम करते जाते हैं अपने लाइफस्टाइल के चलते। और फिर जो डिजीज बैक्टीरिया है जो करीब करीब 15% है, वो टेक ओवर कर लेता है और हमें बीमारी के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिवेंशन है कि हमें वो 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया का 85% इंटैक्ट रखना है, जो कि हमारा गुड बैक्टीरिया है। इसके बारे में हम आज बहुत कुछ जानेंगे कि कितना बैक्टीरिया हमारी एज के साथ साथ हमें मिलता है, कौन कौन सी स्पीशीज होती हैं, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि हमारी गट हेल्थ स्ट्रांग रहे। तो अगर हम देखें कि हमारा जो जितनी भी क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हैं, चाहे वो कैंसर की हैं, डायबिटीज की हैं, मोटापे की हैं, ब्लड प्रेशर की हैं, हार्ट डिजीजेस की हैं, यू नेम इट एंड दे आर देयर, वो प्रॉब्लम्स आती हैं आधे से ज्यादा या तो लाइफस्टाइल या जेनेटिक्स या एनवायरनमेंट से। किसी भी कारण से हमें कोई बीमारी अगर डिटेक्ट हुई है तो पहली चीज हमें उसके डिनायल में नहीं रहना है, उसे हमें एक्सेप्ट करके उसने जो इम्बैलेंस क्रिएट किया है उसको बैलेंस आउट करना है, जिससे कि हम उस बीमारी से लड़ सकें। अगर हम अपने दुश्मन को आंख बंद करके डिनाई करते रहेंगे तो हम उससे कभी लड़ नहीं पाएंगे, एंड हम उस डिनायल में, उस स्ट्रेस में अपने आप को और वीक करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि हमें समझना है कि अगर कोई चीज गड़बड़ हुई है तो उसका कारण क्या था। उस कारण के चलते हमारा गट डिसबायोसिस हुआ है, हमारा जो 85% गुड बैक्टीरिया था कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस हुआ है, जिसे हम डिसबायोसिस कहते हैं, मतलब उसमें एक इम्बैलेंस आया है। उसके कारण जो 15% बैड बैक्टीरिया था उसने टेक ओवर कर लिया है, और उसके चलते हमारे शरीर में तरह तरह के इन्फ्लेमेशन या सूजन आ गए हैं जो वाटर रिटेंशन कर सकते हैं, हमें कई सारे एंजाइम्स को एबनॉर्मली डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं, हमें तरह तरह के सिम्टम्स ऑफ नॉजिया, वॉमिटिंग दे सकते हैं। और उसके चलते जो नॉर्मल खाना हम खा रहे थे वो हमें अनईजी लगने लगता है। जैसे जब हमें लूज मोशन हो जाता है ड्यू टू बाहर का खाना खाने से कुछ इन्फेक्शन हो गया, जिसे हम अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, या बहुत ज्यादा पार्टी में आपने कुछ अनहेल्दी चीजें खा ली हैं, जरूरत से ज्यादा कुछ बेवरेजेस पी लिए, एरेटेड बेवरेजेस या अल्कोहल, या बहुत स्मोकिंग कर ली, उसके चलते आप देखोगे कि अगले दिन आप कुछ भी खा रहे हो, यू आर ईदर थ्रोइंग अप या आपको लूज मोशंस हो, तो आप खाने को टॉलरेट नहीं कर पा रहे। तो ये सीधे सीधे हमारी इम्यूनिटी को अटैक करता है और हमारी एब्जॉर्प्शन और सेंसिटिविटी ऑफ फूड को रिड्यूस कर देता है। एक दो बार अगर ऐसा हुआ तो बॉडी उसे मैनेज कर लेती है। नियमित रूप से अगर हम जाने अनजाने में बहुत ज्यादा सिंथेटिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं या ओवर अब्यूज करते हैं अपनी बॉडी को, या हमारा शेड्यूल ऐसा है कि हम देर रात तक जागते हैं, अनहेल्दी चीजें खाते हैं और ये रिपीटेडली हो रहा है, हमारी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है, तो वो नियमित रूप से हमारी इम्यूनिटी पे अटैक करके हमें परमानेंटली फूड इंटॉलरेंसेस दे देती है। और उसके चलते फिर हम देखते हैं इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मोटापा। हम में से जितने भी लोग हैं जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है, सबसे पहली चीज हमें ये करनी है कि हमें सही और अच्छे तरीके से अपनी डाइट को बैलेंस करना है। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन कर रहे थे तो हम शर्ली जी बता रही थी कि हाउ वो इतनी डिसिप्लिन हो गई हैं अपनी डाइट को लेके कि उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स देखे। हमारी जो बॉडी है उसका 80% जो एक्सेस बॉडी वेट है उसे हम सिर्फ और सिर्फ डाइट से मैनेज कर सकते हैं। हमें एकदम जिम के एनरोलमेंट की जरूरत नहीं है। 20% हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से कर सकते हैं। आप ही के एक और ऑफिस के
फ्रेंड बता रहे थे कि वो मेजर करते हैं कि कितना डिस्टेंस है वॉकिंग टू द ऑफिस, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल में जितना एक्टिविटी को इंक्लूड कर सकते हैं, ये हमारे लिए प्रैक्टिकल इनपुट्स हैं जो हम सस्टेन कर सकते हैं। तो हमें समझना है कि हम कहाँ थे और हम कितनी गड़बड़ में आ चुके हैं और हमें उसे कैसे करेक्ट करना है। तो उसके लिए पहले समझते हैं कि हमारा गट कैसा दिखता है और उसको हमें टेस्ट करने के लिए क्या क्या समझना है। तो पहली चीज, आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या मेरा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अच्छा है। जब मैं अपना हेल्थ चेकअप कराता हूँ तो क्या मेरे टेस्ट बहुत डेफिशिएंट या एबनॉर्मल आते हैं, कोलेस्ट्रॉल, शुगर या विटामिन B12, विटामिन डी, हीमोग्लोबिन, तरह तरह के टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा शरीर ठीक से हमारे भोजन को असिमिलेट करके हमारे ब्लड पैरामीटर्स को नॉर्मल रखता है। क्या मुझे खाना खाने के बाद बार बार ब्लोटिंग, गैस, डिस्टेंशन, डिस्कम्फर्ट, एसिडिटी, इस तरह के सिम्टम्स हैं? अगर नहीं है तो मेरा गट हेल्थ बहुत अच्छा है। क्या मैं नॉर्मल कंडीशंस में कभी कभार जब पार्टी करती हूँ या करता हूँ तो आई एम एबल टू मैनेज और मेरा लाइफस्टाइल एक दो एक्सक्लूजन्स के चलते नॉर्मल रहता है? क्या मैं बहुत आसानी से बीमार पड़ता हूँ? किसी को भी ऑफिस में कोल्ड है तो क्या मुझे आसानी से कोल्ड हो जाता है या मेरी इम्यूनिटी अच्छी है? एंड ओवरऑल हाउ डू आई फील? एम आई एबल टू डू माई डेली एक्टिविटीज? क्या मैं अच्छा फील करता हूँ या मुझे पूरे दिन सिकनेस की फीलिंग होती है, आई एम वेरी टायर्ड, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता? सो दोज 4-5 क्वेश्चंस विल टेल यू कि आपका गट हेल्थ या जीआई सिस्टम कितना हेल्दी है। अब अगर हम देखें कि हमने समझा कि हमारे पास 3 ट्रिलियन गुड बैक्टीरिया है जिसका 85% अच्छा है और 15% बैड है, तो ये 85% अगर हम लाइफ लॉन्ग अच्छा रख सकते हैं तो हम ये सारे 5 पैरामीटर्स को लाइफ लॉन्ग हेल्दी रख सकते हैं। साथ ही हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं एक अच्छा गट हेल्थ रखने के, वो ये हैं कि हमारे शरीर के जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो पूरी तरह से अपने पोटेंशियल के लिए काम कर सकते हैं। तो अगर हम मल्टीविटामिन खा रहे हैं वो हमारे शरीर पे पूरी तरह से काम कर पाते हैं। गट हेल्थ का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है विटामिन के और विटामिन B12 का सिंथेसिस। तो अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा नहीं है तो हम चाहे कितनी भी सप्लीमेंट्स ले लें पर वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो सप्लीमेंट्स का फायदा हमें तभी मिलेगा जब हमारा ओवरऑल 85% गुड बैक्टीरिया मौजूद है और हमारी गट हेल्थ अच्छी है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। कुछ लोग कहते हैं मैं पानी पीता हूं तो उसी से मेरा वजन बढ़ जाता है, विच इज नॉट करेक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ है। पानी में कैलोरीज नहीं होती है, बट कुछ लोग इतना सा खा के भी वेट बढ़ा लेते हैं और कुछ लोग बहुत सारा खा के भी वेट नहीं बढ़ाते। तो वहां पे आता है आपका मेटाबॉलिज्म का मैजिक, जो अगेन आपकी गट हेल्थ पे डिपेंडेंट है। तो अगर हमें स्लिम, ट्रिम और फिट दिखना है तो हमें हमारी गट हेल्थ को अच्छा रखना है। साथ ही कभी कभार कोई इन्फेक्शन हो जाता है या हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें कुछ दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, वो फिर हमारे गट हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। पर हमारे शरीर में वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो हमारे गट सेल्स को रिन्यू कर पाए। कभी आपने स्पाइसी खाना खा लिया, कभी आपने बहुत अलग सी कोई चीज ट्राई की, बट अगर आपकी बॉडी उसको मैनेज करके वापस आपको नॉर्मल रूटीन में ले आती है तो दैट मीन्स आपकी रिन्यूअल कैपेसिटी बहुत अच्छी है। साथ ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है? कोई भी इन्फेक्शन अगर आता है, चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, आप कितनी कम सिवियरिटी के साथ उस इन्फेक्शन से बाहर आ पाते हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग बुखार में इतना ज्यादा उनका शरीर टूट जाता है कि वो उठ नहीं पाते हैं, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, ड्रिप्स चढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर है, जो कि छोटे से उस इन्फेक्शन जो 15% बैक्टीरिया से आया था, उसे हमारा वो 85% इन्फेक्शन वाला गुड बैक्टीरिया कंट्रोल नहीं कर पाया। तो हमें महसूस होता है कि हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, हमारे मूड स्विंग्स हैं, बहुत ब्लोटिंग है, नॉजिया है, बीमारी की फीलिंग है, ओवरऑल हम एनर्जी लेवल्स बहुत लो फील करते हैं, हमें बार बार कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है। ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है। देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग सी पिक्चर है जो हमें बताती है कि जब हम नॉर्मल कंडीशंस में होते हैं तो हमारा गट कैसा दिखता है। ये हमारे शरीर के सेल्स हैं, लाल रंग की जो डॉट्स हैं वो ब्लड दिखाती हैं। ये हमारा एक इंटैक्ट गट है, जिसे हम लाइनिंग कहते हैं हमारे जीआई ट्रैक्ट की।
फिर क्या होता है, हमें थोड़ा सा अनईजी फील होता है, सिर में दर्द होता है, तो हम पेन किलर ले लेते हैं, या हम बाहर जाके कुछ रोड साइड चाट वाट या कुछ अनहेल्दी चीज उठा लेते हैं जिसमें हो सकता है कुछ कंटेमिनेशन हो। फिर उससे हमें थोड़ा लूज मोशन वगैरह शुरू होता है, तो हम उसे डाइट या सप्लीमेंट से हील करने की बजाय एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर हमारा फर्दर डैमेज होने लगता है। उसको कॉम्बैट करने के लिए हम सिंथेटिक ड्रिंक्स लेने लगते हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स जैसे गेटोरेड या तरह तरह के जो आते हैं जिनमें कलर एंड केमिकल होता है। तो ओवरऑल वो टॉक्सिन्स आ जाते हैं। अब जो हमारी ब्लड लाइन क्लियर थी, जो रेड डॉट्स हमारे नॉर्मल गट में अच्छे थे, उसके अंदर भी इन्फेक्शन आ गया है, जिसे हम ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन कहते हैं। तो उसको टैकल करने के लिए, उसको नॉर्मल लाने के लिए, जब हम देखेंगे हमारे ब्लड टेस्ट एकदम स्काई हाई शूट कर रहे होते हैं, हमारे इन्फेक्शन वाले जो पैरामीटर्स हैं वो सब बहुत एबनॉर्मली हाई होते हैं, डॉक्टर आपको कहेंगे कि आप एडमिट हो जाइए और यू नो दवाइयों को आईवी तरीके से लीजिए। इन सारी सिचुएशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम उस 85% गुड बैक्टीरिया को मैनेज करें। तो पहली चीज, अनटिल एंड अनलेस आपको लगता है कि ये बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड दवाई है, उस दवाई से पहले आप सप्लीमेंट के बारे में सोचिए, जिससे कि आप अपने गट सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं बजाय वीकन करने के। जिस दौरान आप बीमार हैं, हेल्दी फूड खाइए बजाय बाहर से ऑर्डर करके जिसके इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं मालूम है। अननेसेसरी एक्सपोजर ऑफ एंटीबायोटिक्स बहुत हार्मफुल है, हमारे शरीर को रेजिस्टेंट बनाता है और हमारे गट माइक्रोबियोम को रिड्यूस करता है। तो अनटिल एंड अनलेस आप को स्ट्रांगली इंडिकेटेड है, खुद अपनी एंटीबायोटिक स्टार्ट मत करिए। बॉडी की अपनी कैपेसिटी होती है रिन्यू करने की, जो हमने देखा, तो हमें उसको एक चांस देना चाहिए कि वो अपने आप फाइट बैक करे। उस समय हो सकता है हमें कुछ एडिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़े, दैट इज मच बेटर देन टेकिंग अ टैबलेट ऑफ अ ड्रग और अ मेडिसिन। और सिंथेटिक चीजें जिसमें एडिटिव्स, कलर्स होते हैं, उनको हमें पूरी तरह से अवॉइड करना है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर वहां से शुरू होती है एक विशियस साइकिल ऑफ फूड एलर्जीज एंड फूड इंटॉलरेंसेस। आप लंबे समय तक देखेंगे कि आपको ब्लोटिंग, डिस्टेंशन, डिस्कम्फर्ट, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन है या आपको कॉन्स्टिपेशन है, और फिर आप दवाइयों की एक सीरीज जो खाना शुरू करते हैं, उसके बाद आपके गट का पूरा बैंड बच जाता है। एंड जो खाना आप नॉर्मली टॉलरेट कर पाते थे, जैसे दूध है या चावल है या आपका गेहूं है, वो आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे। फिर आप जाते हैं, आप बहुत महंगे फूड इंटॉलरेंस टेस्ट कराते हैं और उसमें से आधे से ज्यादा पैनल पॉजिटिव आता है, और फिर आपको लगता है कहीं ना कहीं मैं गलत खाना खा रहा। वो गलत खाना नहीं था, वो था कि जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो शरीर और सेंसिटिव और इनटॉलरेंट हो जाता है उन्हीं खानों की तरफ, क्योंकि गट हेल्थ आपकी नॉर्मल नहीं है। तो प्लीज डोंट जंप टू वेरी एक्सपेंसिव फूड एलर्जी टेस्ट, रादर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। क्या क्या चीजें हमारे गट को खराब कर सकती हैं या उसकी इंटेग्रिटी को लूज कर सकती हैं? अगर हमें बहुत स्ट्रेस है, हम कॉन्स्टेंटली सोचे जा रहे हैं कि डेडलाइन आ रही है, डेडलाइन आ रही है, डेडलाइन आ रही है, तो हमें उसके ऊपर काम करना है बजाय उसकी टेंशन लेने के। या हमें अपना टाइम प्लान करना है, एक्टिविटीज, गोल सेटिंग करना है। अगर हम सिर्फ उसके ऊपर स्ट्रेस करते रहेंगे, खाना टाइम से नहीं खाएंगे, तो वो स्ट्रेस हमारी गट हेल्थ को खराब करता है। किसी प्रकार का कोई इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है तो उस ट्रिगर को पकड़ने की कोशिश करिए बजाय इसके कि आप और उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लें। कई बार हमारे शरीर में कंडीशन होती है जिसे हम सीबो कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। उसके चलते भी हमारे शरीर में कई बार हमें नॉजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशंस या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। उसको टैकल करने का तरीका है कि आप अपने वीक इम्यूनिटी को अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रोबायोटिक्स दें। एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स होते हैं, अगर हम फैक्ट्री में, ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे केमिकल एक्सपोजर बहुत हाई है, या हम बहुत ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, या हमारा खाना बहुत इनसफिशिएंट, इम्प्रॉपर है। पुअर डाइट से हमारा मतलब है कि हमें सभी प्रकार के मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे, या हम सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, जैसे आजकल फैशन बन गया है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कंटेनिंग डाइट सोडाज या च्युइंगम्स या चॉकलेट्स। उससे बजाय आप थोड़ी सी शुगर खा लीजिए, बजाय इसके कि आप अननोन इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करें या आप बहुत ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करें।
तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन सिंपल है, हमें क्रॉनिक स्ट्रेस से बचना है बाय प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, क्लीन खाना खाना है। क्लीन थिंग्स वुड मीन कि आपको अपने इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता है। काफी सारे ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं जो हमारे गट हेल्थ को स्ट्रेंथन करते हैं। हमारा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, मिल्क थिसल है, इस तरह की काफी सारी चीजें हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर हमने सफिशिएंट लिए हैं, विटामिन मिनरल सफिशिएंट लिए हैं, तो वो हमारे गट हेल्थ को स्ट्रेंथन होने में मदद करते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज आप अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए बाय गिविंग द राइट न्यूट्रिएंट्स रादर देन गिविंग द ड्रग्स जो कि फर्दर आपकी गट हेल्थ को डिटोरेट करेंगे। एक नया रिसर्च भी आया है कि फीकल ट्रांसप्लांट किया जाता है, बट इसके बारे में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं है, तो वी डोंट रियली टेक दैट एज वन ऑफ द रेमेडीज। सबसे पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है क्लीन ईटिंग, स्ट्रेंथनिंग द गट इम्यूनिटी विद द राइट न्यूट्रिएंट्स, एंड अगर आपको लग रहा है कि टेम्परेली आप कुछ चीजें टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे थोड़े समय तक एलिमिनेट करके फिर अपनी डाइट में उसको रीइंट्रोड्यूस करिए। यहाँ पे दो टर्म्स मैं आपको बताना चाहूंगी। आप कई बार जब तरह तरह के आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको माइक्रोबायोम एंड माइक्रोबायोटा, ये दो तरह के टर्म्स मिलेंगे। माइक्रोबायोटा होता है ब्रॉडली बैक्टीरिया, वायरस और जो जिस तरह का माइक्रोब उसमें मौजूद है। माइक्रोबायोम जो होता है वो होता है उसकी कौन सी स्पीशी आपके अंदर मौजूद है। जैसे लैक्टोबैसिलस एक आपका बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस केशियाई शिरोटा आपका माइक्रोबियोम है। और हमें ये भी जानना है कि हमारे शरीर के हर एक हिस्से में अलग अलग तरह का माइक्रोबियोम एनवायरनमेंट है। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस करना है, लाइफस्टाइल के फैक्टर्स समझने हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हमारे गट हेल्थ को स्ट्रांग रखते हैं। हमारा आज के सेशन का मेन एम यही होगा कि हम ये मैसेज करेक्टली खुद भी इंप्लीमेंट करें और अपने नियर एंड डियर वंस को हेल्प कर सकें। थोड़ा हम जानेंगे प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के बारे में और हमारी गट हेल्थ को स्ट्रांग रखने के बारे में जो डाइट और लाइफस्टाइल पैरामीटर्स। तो हमने जाना माइक्रोबायोम और माइक्रोबायोटा क्या होता है। हमारे शरीर में 85% गुड बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद है। अगर हमें इन्फेक्शन है तो हमें सबसे पहले उसको रिप्लेस करना है बाय अ गुड प्रोबायोटिक which can be from diet, which can be from a supplement. सबसे पहला हमें देखना है कि अगर हमारे शरीर में कुछ बैरियर है जिसके चलते हमारे अल्सर्स हैं, जिसके चलते हमें सडनली हीलिंग नहीं हो रही है, तब हमें दवाइयों का सहारा लेना है। बट उस स्टेज पर पहुंचने से पहले ही अगर हम अपना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग गट मैकेनिज्म रखेंगे तो हम अपनी डाइट, अपने प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें कोशिश करनी है कि स्ट्रॉन्ग गट के चलते हमारा B12, विटामिन के, फोलेट और बायोटिन अच्छे से बनता रहे और उसके लेवल्स हमारे ब्लड में नॉर्मल हो, इम्यूनिटी अच्छी हो, बैड बैक्टीरिया जो 15% है वो उसके लिमिट के अंदर ही रहे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। हमारा जो गट माइक्रोबियोम है वो बड़ा डायनेमिक होता है, वो समय समय पर बदलता है, उम्र के साथ साथ वो कम होता चला जाता है। जब हम 20 से 40 साल की उम्र के बीच में होते हैं तो वो हमारे पीक पे होता है। ये वाला लाइफस्टाइल डिटरमिन करेगा कि आपका ओल्ड एज का गट हेल्थ कैसा होगा। अगर इस एज के दौरान आप बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को सिंथेटिक फूड, अल्कोहल, जंक फूड, नॉन न्यूट्रिएंट टाइप ऑफ आइटम्स से स्ट्रेंथन करते हैं तो आपका गट माइक्रोबियोम वीक होगा। इस समय अगर आप अच्छा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेते हैं, क्लीन ईटिंग करते हैं, अपने स्ट्रेस फैक्टर्स को कंट्रोल रखते हैं, तो आप लंबे समय तक अपनी अच्छी डाइटरी हैबिट से अपने गट हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। एक अच्छा डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जिसमें स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली कॉन्स्टिपेशन के चलते ही आपका गट माइक्रोबियोम काफी हद तक इम्पैक्ट हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन आ सकता है अगर आप हाइड्रेशन अच्छे से नहीं लेते। तो एक लाइफस्टाइल में आपके आएगा गुड स्लीप इन द गुड बायोलॉजिकल टाइम। 10 बजे टीवी स्विच ऑफ हो जाना चाहिए, 10 से 6 के बीच में आपको सोना है, नो गैजेट्स अराउंड यू, एंड 6 बजे उठ के आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। अननेसेसरी स्ट्रेस इज ऑफ नो यूज। हमने माइंडफुलनेस के बारे में बहुत बात की थी, हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में काफी बात की थी। जो भी मैकेनिज्म आपके आसपास अवेलेबल है उसको यूज करके आपको अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना है। वेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि जैसे जैसे वजन बढ़ने लगता है हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है, तो हमें उसे कंट्रोल रखना है।
अननेसेसरी एक्सपोजर ऑफ एनी मेडिकेशन। बहुत सारे लोग 50 साल की उम्र के बाद पैंटोडैक, पैंटोसिड इस तरह की दवाइयां रोज खाते हैं, कई महीनों तक एक साथ खाते हैं, ये जाने बिना कि वो एंटासिड्स जो हैं वो आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इनहिबिट करते हैं, आपकी हड्डियों को कमजोर करते हैं। तो किसी भी दवाई को हमें लंबे समय तक नहीं खाना है बिना उसके साइड इफेक्ट्स को जाने। आप सप्लीमेंट्स लीजिए जिससे कि आप इम्यूनिटी स्ट्रेंथन कर सकते हैं बजाय दवाइयों के जिनके साथ आपको साइड इफेक्ट्स मिलेंगे। अब हम बात कर रहे थे कि हमारा जो माइक्रोबियोम है वो कितना अलग अलग है। त्वचा का जो माइक्रोबियोम है वो काफी डिफरेंट है हमारे मुंह के माइक्रोबियोम से। मुंह के अंदर करीब करीब 700 तरह के बैक्टीरिया मौजूद हैं। तो अगर हम अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे, दोनों समय ब्रश नहीं करेंगे, हमारे मुंह में रिपीटेडली अल्सर्स हो रहे हैं, दांतों में बहुत कैविटीज हैं, तो वहीं पे हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अफेक्ट होने लगता है। फिर खाना आता है फूड पाइप की मदद से हमारे पेट में, जहाँ पे हाईली एसिडिक मीडियम है और यहाँ पे बहुत तरह तरह के स्ट्रॉन्ग गुड एंड बैड बैक्टीरिया मौजूद है। अगर हमारा गुड बैक्टीरिया इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो बैड बैक्टीरिया को प्रोलिफरेट या ग्रो नहीं होने दे और हमारा डाइजेशन अच्छा चलता रहेगा। फिर आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स, जहां पर मेनली स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस होता है। फिर आता है हमारा जो उसके सेकेंड पार्ट होता है जेजुनम, जिसमें होता है हमारा और तरह के बैक्टीरिया का मेकअप। और फिर आता है हमारा लास्ट हिस्सा जिसे हम कोलोन या लार्ज इंटेस्टाइन्स कहते हैं, वहां पे अलग तरह का बैक्टीरिया होता है। तो किस तरह के सिम्टम्स है, किस तरह का स्टूल कंसिस्टेंसी है, उससे हम डिसाइड करते हैं किस तरह का प्रोबायोटिक दिया जाना चाहिए। अब अगर हम देखें कि एज के साथ साथ कैसे हमारा मेकअप, माइक्रोबियोम मेकअप चेंज हो रहा है, तो हम देखेंगे कि हम एट बर्थ जो निल है, फिर सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी जिस भी हिसाब से डिलीवरी हुई है, उससे कितना हमारा गट माइक्रोबियोम डिफरेंशिएटेड होता है। 1 साल के बच्चे में किस तरह का माइक्रोबियोम होता है, तो जब उन्हें लूज मोशंस होते हैं 1 साल के अंदर अंदर, तो हम किस तरह का प्रोबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की डाइट हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या सप्लीमेंट्स देने चाहिए। फिर आता है धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो कैसे हमारा गट प्रोलिफरेट करता है। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी ऑब्जर्वेशन है कि जब अर्ली एजेस ऑफ लाइफ होता है तो बिफिडोबैक्टीरियम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोबायोटिक है जो प्रेडोमिनेंट होता है। उम्र के साथ साथ आप देखेंगे जो नीला वाला हिस्सा है वो बिफिडोबैक्टीरियम है, जो नियरली 70% तक है इसमें बच्चों में। ओल्ड एज आते आते वो नियरली 90% डिप्लीट हो जाता है। तो ओल्ड एज में अगर डायरिया है तो इमीडिएटली एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं करना चाहिए, प्रोबायोटिक की मदद से हमें उसे स्ट्रेंथन करना है और अपने गट इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग लाना है। तो हमने समझा कि जो हमारे ये माइक्रोब्स हैं, ये या गुड बैक्टीरिया है या प्रोबायोटिक्स जो हैं, ये लाइव बैक्टीरिया है। हमने तरह तरह के नाम सीखे, बिफिडोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस। ये जो लाइव बैक्टीरिया है ये हमारे गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये हमारे खाने में भी नेचुरली मौजूद होते हैं और हमें इसकी अच्छी मात्रा चाहिए होती है जब हमारा गट वीक हो जाता है या हमारे सिम्टम्स स्ट्रॉन्ग दिखने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल कंडीशंस में गट हेल्थ को मेंटेन करना है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, ब्लोटिंग, डिस्टेंशन, या हम ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ इन्फेक्शन आ गया है, तो सबसे पहले दवाई की तरफ कूदने की बजाय हमें अपने गट हेल्थ को रिस्टोर करना है। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स, गट हेल्थ सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स को स्टार्ट करना है। अगर आप लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करेंगे तो आपको आगे एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमें उस डिसबायोसिस, उस इम्बैलेंस को अरेस्ट करना है, रिवर्स करना है। ये मदद करेगा हमारे विटामिन और मिनरल्स को प्रॉपरली एब्जॉर्ब होने में और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में। हमारे शरीर में जब ये 85% बैक्टीरिया स्ट्रांगली प्रोलिफरेट करेगा तो ये बैड बैक्टीरिया के कॉलोनाइजेशन को प्रिवेंट करेगा, हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा। एंड काफी हद तक ये देखा गया है कि तरह तरह के कैंसर्स में भी ये बहुत मदद करता है, जैसे लिवर का कैंसर है, स्टमक का कैंसर है, पैनक्रियाज का कैंसर है, कोलन कैंसर है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का कैंसर है। बहुत सारे लोगों में हमने काफी बेनिफिट्स देखे हैं एंड उनकी कैंसर एक्टिविटी को हम रिड्यूस कर पाए हैं। किन किन सिचुएशंस में हमें इनका इस्तेमाल करना है, किसी भी तरह का अनईजीनेस इन जीआई सिम्टम्स, चाहे वो डायरिया है,
अगर आप ट्रैवल करते हैं और आपको ट्रैवल सिकनेस या ट्रैवल मोशन सिकनेस है, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड है, कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि प्रोबायोटिक खाने से आपका गट बैक्टीरिया स्ट्रांग होगा और वो आपके फाइबर को अच्छे से असिमिलेट कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोबायोटिक लूज मोशंस में दिया जाता है। प्रोबायोटिक एंड फाइबर ऐसे दो मैजिक फूड्स हैं जो हम दोनों कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में इस्तेमाल करते हैं। किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, पेट में अल्सर्स हैं या कोलाइटिस है, चाहे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इन सभी कंडीशंस में प्रोबायोटिक काफी मदद करता है। मोटापे में ये एक जानी मानी जर्नल में पब्लिश्ड स्टडी है कि काफी सारे लोग थे जिनका वेट ज्यादा था, उनको नॉर्मल हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, नॉर्मल ईटिंग हैबिट से मतलब है सिर्फ एक रेगुलर कैलोरी डेफिसिट डाइट, जैसे अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो आपने उसको 2 किया, बाकी आपके साइड डिशेस सब नॉर्मल रहे, आपने थोड़ा सा फैट कंटेंट और शुगर कंटेंट कम किया, और उससे जब आपने प्रोबायोटिक ऐड किया अपनी डाइट में तो आप अच्छा वेट लॉस देख पाए। डायबिटीज में भी, क्योंकि ये भी एक तरह की इन्फ्लेमेशन डिजीज है, तो ये भी आपके शुगर कंट्रोल करने में काफी मदद करती है। तरह तरह की एलर्जीज, क्योंकि हमारे इंटॉलरेंसेस नहीं होते हैं, हमारी ओरल हेल्थ अच्छी मेंटेन रहती है, एंड डिप्रेशन में भी ये हमारे मदद करता है। यहाँ पर आपका ध्यान में लाना चाहूंगी ऑन गट ब्रेन एक्सेस। हमारा जो गट है, जो पेट या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का हेल्थ है, वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन को सिग्नल्स देता है हार्मोन सिक्रीशन के लिए, और सेंसिटाइज करता है कि हमारा मूड कैसा होगा, हमारी एक्टिविटी कैसी होगी, हम कैसा फील करेंगे। तो अगर गट हैप्पी है तो हमारा ब्रेन भी हैप्पी होगा और हमें डिप्रेशन, एल्जाइमर्स, पार्किंसंस, इन सभी बीमारियों का एकदम एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। प्रोबायोटिक्स जनरली सेफ होते हैं, हमें नेचुरली खाने से भी मिलते हैं। अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं ऑफ अ हायर डोज तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस कंडीशन में कौन सा सप्लीमेंट है, कितने समय के लिए हमें लेना है और वो किस अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। ऐसे ही कुछ मत स्टार्ट करिए। एंड तरह तरह की कंडीशंस होती हैं जहां पर हम यूज नहीं करते हैं, जैसे सभी प्रकार के प्रोबायोटिक्स हर एज ग्रुप में रिकमेंडेड नहीं है। अगर किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में है तो उस केस में हम डाइट के थ्रू उन्हें प्रोबायोटिक देना चाहेंगे बजाय सप्लीमेंट्स के रूप में। कैंसर में एक तरह का ट्रीटमेंट होता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी के कुछ ड्रग्स में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी में आप इसे ले सकते हैं। अगर मरीज को कुछ लिवर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स की दवाई दी गई है तब आपको डॉक्टर का ओपिनियन लेने की जरूरत है। तो कुछ कुछ कंडीशंस में आप प्रोबायोटिक विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन ना लें तो अच्छा होगा। नेचुरली हम कैसे अपनी डाइट को फुलफिल कर सकते हैं? हमारा बेस्ट सोर्स है दही। दही के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होता है वो काफी अच्छी क्वांटिटी में होता है, तभी हमारा दही रखे रखे खट्टा हो जाता है, क्योंकि वो लाइव बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं। अब जरूरी है कि वो जो दही है वो पूरी तरह से लो फैट ना हो, उसमें 2 से 3% फैट अवेलेबल हो जो कि उस बैक्टीरिया को काम करने में स्पेस देता है। शरीर में बायो अवेलेबल हो, बहुत ज्यादा खट्टा ना हो, बहुत खट्टा हो गया तो उसका बैक्टीरियल ओवरलोड हो गया है जो कि हर लोगों को सूट नहीं करता है। दही का जब हम जामुन लेके उसको सेट करते हैं, सीडिंग लेके सेट करते हैं, तो उससे हम एक्टिव बैक्टीरिया अपने में डाल रहे हैं और उससे हमारा दही जम रहा है। केफिर एक तरह का ड्रिंक है, कॉम्बुजा एक तरह का ड्रिंक है जो फर्मेंटेड ड्रिंक है। इंडियन फूड में हमारा बीटरूट और राई का अचार होता है, तरह तरह के अचार होते हैं, दीज आर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होंगे, तो इन्हें हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। खमीरी रोटी, हमारा ढोकला, इडली, डोसा, इस तरह का जो बैटर है इसमें अच्छी मात्रा में प्रोबायोटिक मौजूद होता है। आजकल बाजार में तरह तरह के फर्मेंटेड सोय प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, जैसे टेम्पे है, मीजो है, नाटो है, सॉरक्रॉट है, किमची है। अगर आप इसे घर में बना सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि ये आपको नेचुरली प्रोबायोटिक दे रहा है। अब हमें क्या जानना है कि हमारा जो दही है वो कितना हेल्दी है। दही के अंदर आपको ये जानना है, अगर आप घर में जमा रहे हैं तो वो कितना खट्टा हो चुका है, उसके ऊपर एक लेयर तो नहीं आ गई है पीले रंग की, मतलब ओवरलोड तो नहीं है, क्योंकि हम सडनली एक साथ बहुत सारा ओवरलोड नहीं लेना चाहते। अगर दही सही टेम्परेचर पे और सही खटास के साथ हम खा रहे हैं तो वो हमें पूरा बेनिफिट देगा। बाजार में कई तरह के नॉन डेयरी
फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे काजू का दूध, कैश्यू मिल्क है, आमंड मिल्क है इन अ स्लाइटली फर्मेंटेड फॉर्म, उसको भी आप ले सकते हैं। अगर हमें किसी तरह का कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है और हम नेचुरली अपनी डाइट में बैलेंस आउट करना चाहते हैं, तो हमें वो चीजें खानी है जिस पर वो बैक्टीरिया थ्राइव करता है। मतलब हमारे जो इंटेस्टाइन्स में प्रोबायोटिक है, जो गुड बैक्टीरिया, गट फ्लोरा है, उसका भोजन हम अच्छी मात्रा में ग्रहण करें, जिसे हम प्रीबायोटिक्स कहते हैं। तो वो होता है हमारे खाने में फाइबर, जो कि हमें होल ग्रेन सीरियल्स और पल्सेस से मिलता है। तो जो लोग वेट लॉस के लिए कीटो डाइट पे जाते हैं, जिसमें टोटली जीरो कार्बोहाइड्रेट है, उन्हें बहुत भयंकर डिसबायोसिस हो जाता है, क्योंकि आपका जो प्रोबायोटिक है उसे प्रीबायोटिक नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए जरूरी है कि आप कुछ भी ड्रास्टिक डाइट स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लें, जिससे कि आप अपनी ओवरऑल गट हेल्थ को हेल्दी रखते हुए अपना वेट लॉस प्लान कर सकते। अगर हम प्रीबायोटिक अच्छी मात्रा में खाते हैं, जैसे होल ग्रेन फाइबर्स, तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल और शुगर को भी मेंटेन करने में मदद करता है, और साथ ही हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स में कैंसर प्रिवेंट करता है। इसके सोर्सेज हमारी डाइट में होते हैं तरह तरह के साबुत अनाज, हमारी सभी तरह के मिलेट्स, फल, सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, नेचुरल फॉर्म में हनी के रूप में हमें मिलता है, कई प्रकार के सप्लीमेंट्स आते हैं, कई प्रकार के फूड्स इससे फोर्टिफाइड होते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी डाइट को अगर हम बैलेंस कर लेते हैं, तो हम अपनी गट हेल्थ को लंबे समय तक हेल्दी रख सकते हैं। कुछ जो मैं आपको बता रही थी, कुछ गिवन कंडीशंस में अलग अलग स्ट्रेन का प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक इस्तेमाल होता है। ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए है। ये हमें एक्सट्रीम में तभी जाना है जब हमारा पेट बुरी तरह से खराब हो चुका है। हमें क्या करना है, हमें अपनी डाइट को हेल्दी रखना है, उन चीजों को खाना है जो पेड़ पर उगी हैं, ना कि पेड़ में मैन्युफैक्चर्ड है, नॉट प्लांट मैन्युफैक्चर्ड पैकेट फूड, बट नेचुरली ग्रोन फूड। हाई फाइबर डाइट, जिसमें तरह तरह के साबुत अनाज और फल हैं, प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फ्रूट्स नहीं। ज्यादा कैलोरीज का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि शरीर उसे असिमिलेट नहीं कर पाता और वेट बढ़ने लगता है। जरूरत से ज्यादा मात्रा में फैट, शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड्स कट डाउन करिए। बहुत ज्यादा चाय, कॉफी या अल्कोहल का सेवन अवॉइड करिए। अगर पेट में थोड़ी गड़बड़ लग रही है तो दही का सेवन बढ़ा सकते हैं, प्रोबायोटिक रिच फूड्स आप बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल अननेसेसरी मेडिकेशन प्रिवेंट करिए, स्ट्रेस मैनेज करिए, स्लीप पर ध्यान दीजिए। स्लीप वो समय है 10 से 6 के बीच में, जब हमारी बॉडी रिजुविनेट हो रही है और हमें मौका मिल रहा है अपनी बॉडी को हील करने का। जैसे ही हम उसे डिले कर देते हैं, 12 बजे सोने लगते हैं, 8 बजे उठते हैं, तो हमें उतना इम्पैक्ट नहीं मिलता, हमने 4 घंटे की विंडो को लूज कर दिया है। एंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने से हमारा मसल टोन हेल्दी रहता है, हमारा गट हेल्थ स्ट्रांग रहता है। ओवरऑल अगर हम अपनी प्लेट देखें, तो हमारी प्लेट में अनाज होना चाहिए 1/4, और करीब करीब आधी प्लेट भरी हुई होनी चाहिए फल और सब्जियों से, और रिमेनिंग 1/4 हमारी दाल है या चिकन है या एग्स है, कोई भी प्रोटीन सोर्स। इस तरह से अगर हम डेली अपने खाने में थोड़ा कॉग्निसेंस रखेंगे, तो हम अपनी गट हेल्थ को पूरी तरह से फिट रख सकते हैं और हमें बीमारी नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू शर्ली। थैंक यू सो मच मैम। मैम ने बहुत अच्छी तरीके से पूरी की पूरी जानकारी दी। सो अब मैम ने जितनी भी जो जानकारी दी है ना, सो अब हम लोग थोड़े से कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, है ना, उसके बाद में फिर हम उसको सो पहले तो अगर मैम ने अगर जो जानकारी दी, अगर हम उससे बात करें, तो मैम बार बार एक ही चीज बोली थी कि जितना हो सके, मैम हम लोग स्लाइड को ऑफ कर सकते हैं या सो अगर हम लोग बात करें या फिर अगर हम लोग देखें, तो मैम वाज टेलिंग यू अबाउट सब सप्लीमेंट्स, यानी कि वो कुछ न्यूट्रिएंट के बारे में बात कर रहे थे, है ना, बार बार वो ये चीज बोल रहे थे कि हमें ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें, तो आज हर समय अगर हम लोग देखते हैं, तो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे से एज होने लग जाती है, हमारा लाइफस्टाइल जिस तरीके से उसके ऊपर में वो निर्भर होने लग जाता है। आज खाने में आज हमारे सप्लीमेंट्स उस तरीके से नहीं, आज हम लोग सब्जियां उस तरीके से नहीं ले रहे हैं, है ना, आज हम लोग वेजिटेबल्स उस तरीके से नहीं ले रहे, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हमारे पास में उसका सोल्यूशन है, और सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। क्यों ना हम लोग जो नेचुरल बी है, जैसे मैम बता रहे थे बहुत कि अलग अलग तरीके से बीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड हम लोग वो सारे बीज के इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं खाने से शायद हम लोग उस तरीके से फुलफिल नहीं कर पाते। तो हमारे पास में एक इजी सोर्स मौजूद है।
क्यों ना हमें से हर कोई, अगर हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग इसे समझने की कोशिश करें, क्यों ना हमें से हर कोई फाइबर को कंज्यूम करना स्टार्ट करे, है ना। आइडियली हम सबको पता है कि पर डे हमारी बॉडी में 25 से 35 ग्राम फाइबर जाना चाहिए, लेकिन क्या खाने में वो फाइबर है? क्या हम रिश्तेदार सब्जियां खा रहे हैं? क्या हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं? अगर नहीं खा रहे तो वो फाइबर हमारे पास में एज अ सप्लीमेंट्स आज हमारे पास में वो एक इजी सोर्स में मौजूद है। हमें डाइजेशन अच्छा रखना है तो उसके लिए हमारे पास में आंवला की, विप्ता की, हरिता की एवीएच मौजूद है, बहुत अच्छी तरीके से हमारी मदद करता है हमारे डाइजेशन को। मैम बार बार ये चीजें बता रहे थे, है ना, वो ये कुछ आपको एग्जांपल दे रहे थे कि ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट है जो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं, है ना। हमें वाइटामिन्स अगर हम लोग बात करें, है ना, हमारे जो डेली मल्टीविटामिन्स है, प्रोटीन है, ये कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके गट को हेल्दी रखने में मदद करेंगे। एंड आप सबने सुना है कि देखिए ज्यादातर समस्या, देखिए हमारा दिन, अगर सुबह देखिए अगर पेट अगर ठीक नहीं है तो हमारा दिन भर हमारा अनहेल्दी जाता है, उसी में दिन भर हमारा ध्यान बस उसी में लगा रहता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद, है ना, क्योंकि पेट की सारी जो तकलीफ होती है दिमाग से जुड़ी हो जाती है ना, क्योंकि पेट हमारा ठीक तरीके से साफ नहीं हुआ है, गट हेल्थ हमारा ठीक तरीके से नहीं। और आज जिस तरीके से ज्यादातर हम लोग जो लाइफस्टाइल हम लोग जीते हैं, है ना, लेट खाना खा रहे हैं, लेट सो रहे हैं, देन उसके बाद में बहुत सारा आज हम लोग बाहर की चीजें स्नैकिंग ज्यादा करते हैं, तो जिससे कहीं ना कहीं गट में आज हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो जो मैम ने बताया कोशिश करिए, आई रियली लाइक कि अगर आपको चूज करना है तो क्यों ना हम लोग इडली, डोसा, है ना, ढोकला, हम ये सारी चीजों को हम चूज करें, जो कि अगेन हमारे गुड बैक्टीरिया को हमारी बॉडी पे वो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करने में हमारी मदद करे। कर्ड को हम लोग ले सकते हैं, वो सारी चीजें, और उसी के साथ साथ में जो सपोर्ट में प्लीज कंज्यूम सप्लीमेंट्स, है ना। ये अगेन दवाइयों पे मत जाइए, है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग दवाइयों पे, लेकिन मैम ने कहा जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके एब्सेंस में आप क्या कर सकते हैं, आप केवल वो सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट को आप बहुत अच्छी तरीके से आप फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग थोड़े से हम लोग कुछ क्वेश्चंस के तरफ में बढ़ेंगे, तो मैं चाहूंगी आप लोग प्लीज क्वेश्चंस डालिए, लेकिन मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, हम किसी भी बीमारियों को यहाँ पे हम लोग एड्रेस नहीं करें, है ना। तो मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग किसी भी बीमारियों के बारे में नहीं पूछे, लेकिन जो जनरल आपके जो क्वेश्चन है, जो आप गट हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज आप वो डालिए। आई टेक दैट क्वेश्चंस एंड डॉक्टर प्रियंका यहाँ पर है हमारे साथ में, वो क्वेश्चंस को हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। सो चलिए, तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ओके सर, जो आपने पूछा है कि अगर हम डेली ले रहे हैं तो नेचुरल बी कितना लेना है, तो डेली में आपको केवल 1 या 2 आपको बीज की खूबी मिलेगी, लेकिन जो नेचुरल बी है वो आपकी पूरी की पूरी आपकी जो बीज की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं, तो हम इससे हम उसको कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके ओके, ज्यादा पानी पीने से एसिडिटी होती है क्या? ज्यादा पानी पीने से आपको पैर में क्रैम्प्स आएंगे और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। तो आपका जो आइडियल बॉडी वेट है उसमें 35 मल्टीप्लाई करिए, उतना आपका पानी का इंटेक होना चाहिए। चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप उसमें और 500 ml ऐड कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपका वजन 70 किलो आइडियली होना चाहिए, तो 70 इंटू 35 करीब करीब 2.5 लीटर के आसपास। और अगर आप गर्म जगह पे गर्म मौसम में हैं तो और 500 ऐड करके आप 3 लीटर तक का पानी लीजिए। 4-5 लीटर पानी पीना इज नॉट गुड, आप अपनी किडनी को अननेसेसरीली टैक्स कर। ओके मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गट हेल्थ एंड इन्फ्लेमेशन? गट हेल्थ है हमारी ओवरऑल, जो हमारे मुंह से लेके हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की लाइनिंग है वो हमारा गट हेल्थ है। इन्फ्लेमेशन है सूजन, किसी कारण से अगर हमारी म्यूकोजल लाइनिंग डैमेज हो गई है, गुड बैक्टीरिया कम हो गया है, तो उसमें सूजन आने लगती है, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। वो हर एक एक ऑर्गन में अलग से भी आ सकती है और हमारे शरीर की पूरी गट लाइनिंग में भी आ सकती है। इन्फ्लेमेशन इज द स्टार्टिंग ऑफ एवरी प्रॉब्लम। ओके, नाइट ब्लोटिंग के लिए क्या रिड्यूस करना चाहिए? आप ये देखिए कि आप एक तो एज के साथ साथ कुछ लोगों में लैक्टेज एंजाइम कम होने लगता है, तो उनका दूध का डाइजेशन कम हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि अक्सर लोग 18 से 40 साल की उम्र के बीच में दूध नहीं पीते हैं। फिर जब उन्हें कोई हेल्थ कंडीशन स्टार्ट होती है तो फिर वो 40 साल की उम्र के बाद दूध पीना दोबारा शुरू करते हैं, तो उनकी बॉडी को अडेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है।
दूध से मेनली ब्लोटिंग होती है, तो आपको वो देखना है। ब्लोटिंग ज्यादा है तो आप प्रोबायोटिक्स ऐड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दही, इन द फॉर्म ऑफ जितने भी हमने नेचुरल फूड्स के बारे में समझा, या आप एक हफ्ते तक प्रोबायोटिक का सप्लीमेंट ले सकते हैं और उसके बाद अपने उसको ऑल्टरनेट दे करके नेचुरली अपनी बॉडी को गट हेल्थ इंप्रूव करने का मौका दें। वाटर रिटेंशन के लिए क्या करना चाहिए? वाटर रिटेंशन किस कारण से है? अगर आपका एल्ब्यूमिन कम है, किडनी फंक्शंस में कुछ गड़बड़ है, उसके कारण है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस में होता है, पीसीओएस में होता है, तो उसका कारण जानकर उसको रेक्टिफाई करना अच्छा रहेगा। एक्सेस शुगर एंड सॉल्ट इंटेक से भी बहुत वाटर रिटेंशन होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है क्या? बिल्कुल, क्योंकि जो आपका गॉल स्टोन होता है वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है और वो आपकी गॉल ब्लैडर में जाकर इकट्ठा होने लगता है। वो उन कारणों से होता है अगर आप बहुत लंबे समय तक फास्टिंग फॉलोड बाय फीस्टिंग करते हैं, तो इरेटिक लाइफस्टाइल, इम्प्रॉपर टाइमिंग्स ऑफ फूड, इम्प्रॉपर डाइट, जो बहुत रिच डाइट आप खा रहे हैं, उसके कारण गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो सकता है। कुछ लोगों में ये जेनेटिक भी होता है। मैम दिस इज रिलेटेड टू फीमेल्स की पीरियड्स के टाइमिंग में इंडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, वाटर रिटेंशन हो रहा है, कुछ लोगों को पीरियड्स के समय पे लूज मोशन होने लगता है, काफी वाटर रिटेंशन और हेवीनेस फील होती है। तो उस दौरान आप कोशिश करिए कि आप लाइट होम फूड खाएं, थोड़ा अपना नेचुरल प्रोबायोटिक का इंटेक बढ़ाएं। एंड अगर क्रैम्प्स हैं तब आप सबसे पहले हॉट वाटर बैग ट्राई करिए, फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा कुछ तरह के आसन होते हैं जो आपको रिलीफ देते हैं, नॉट ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वो ट्राई करके फिर भी अगर नहीं होता है तो आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, गट हेल्थ लीड्स टू स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स? डेफिनेटली, हमारी स्किन रिफ्लेक्शन है हमारी गुड हेल्थ का, तो जितनी हमारी क्लियर स्किन है उतना दिख रहा है कि हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा है। जितने उस पे बॉयल्स हैं या पैचेस हैं, इरप्शंस हैं, उससे पता चलता है कहीं ना कहीं हीट इरप्ट आउट हो रही है, हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं। ओके, कॉन्स्टिपेशन का कारण अल्सर भी होता है क्या? अगर लंबे समय तक आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है और उसके चलते आपने अपनी डाइट में काफी क्वांटिटी कम कर दी है इरिटेशन और एसिडिटी के कारण, तो कुड बी इट कुड बी अ विशियस साइकिल, जहां पर आपको पहले एसिडिटी के चलते म्यूकोजल लाइनिंग हटी और वहां पे अल्सर्स पैदा हो गए, मतलब हमारे एसिड ने ही हमारी गट लाइनिंग को खा लिया, उसने उससे वहां पे घाव इकट्ठे हो गए जिसको हम अल्सर्स कहते हैं। और उसके चलते फिर क्योंकि आप कुछ भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे तो आपकी क्वांटिटी और फ्लूइड इनटेक कम हो जाता है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ दवाइयों से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, जो पेप्टिक अल्सर की दवाइयां होती हैं। ओके, कुछ लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे कि बच्चों में भी गट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है, सो बिल्कुल हाउ टू होता है। रिड्यूस दैट? बच्चों के केस में देखिए, अभी उनका हाई फैट, सॉल्ट एंड शुगर, जैसे हम HFSS फूड्स कहते हैं, उनका इंटेक बहुत हाई है। चलते फिरते वो बिस्किट खाते रहते हैं, डोनट्स खाते रहते हैं, केक्स खाते रहते हैं, विच इज वेरी अनलाइक फ्रॉम व्हाट वी यूज टू ईट। हम घर के बनी हुई चीजें खाते हैं, तो बच्चों का मैदा का इंटेक, ट्रांस फैट्स का इंटेक बहुत ज्यादा है। वहीं से ट्रिगर शुरू होता है मोटापे का, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स का। तो आपको बच्चों की डाइट डेफिनेटली फोकस करनी चाहिए, उनका दही का सेवन बढ़ाना चाहिए, उनकी डाइट में प्रोबायोटिक का इंटेक अच्छा रखना चाहिए, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, उनका मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। मैम प्लीज एक्सप्लेन प्री एंड प्रोबायोटिक। ओके, सो प्रोबायोटिक वो गुड बैक्टीरिया है जो हमारे इंटेस्टाइन्स में ग्रो करता है। प्रीबायोटिक उसका खाना है। जो हाई फाइबर फूड हम खाते हैं वो हमारे प्रोबायोटिक को ग्रो करने में मदद करते हैं। तो प्री इज द फूड फॉर प्रोबायोटिक। ओके, child obesity is also the reason of gut health? यस, एनी काइंड ऑफ ओबेसिटी, चाहे बच्चों में है बड़ों में है, कहीं ना कहीं गट डिसबायोसिस हो रहा है, एक्सेस कैलोरी स्टोरेज हो रहा है, वहां से शुरू होता है प्रॉब्लम ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड अदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस, एंड वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो उसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा बच्चा हेल्दी है, दिस इज द रॉन्ग वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं। एनी एक्सेस बॉडी वेट हैज टू बी चेक्ड
बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, उसे एक्टिव करिए, डाइट थोड़ी करेक्ट करिए। लस्सी पीना अच्छा होता है क्या? लस्सी से ज्यादा अच्छा छाछ रहेगा, जिसमें आप थोड़ा सा काला नमक, पुदीना, अदरक वगैरह डाल के बना सके। जैसे आप किसी चीज में बहुत शुगर डाल देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन फुल्ली नहीं होता है। जैसे हमें मीठा बहुत पसंद आता है, हमें अच्छा सा टेस्ट लगता है मीठा खा के, उसी तरह से हमारे बॉडी सेल्स भी सबसे पहले शुगर को एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी वाइटल न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में डिले हो जाता है, कई बार वो बिना एब्जॉर्ब किए ही बाहर निकल जाते हैं। तो लस्सी उस केस में आपके दही के गुड बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब नहीं होने देगी, छाछ डेफिनेटली होने। ओके, मल्टीग्रेन आटा और ज्वार आटा इज गुड फॉर गट हेल्थ? जो भी होल है, ज्वार अगर प्रोसेस नहीं है, मल्टीग्रेन जो आजकल बाजार में मिलता है, अगर आप उसका लेबल पढ़ेंगे तो उसमें 85% मैदा होती है, 2% ओट्स होगा, 2% रागी होगा। सो यू नो, यू कांट, यू दो यू आर कॉलिंग इट मल्टीग्रेन, बट आपको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हमें होल वर्ड पे फोकस करना है। ज्वार का आटा अगर एकदम होल ज्वार का पिसा हुआ है, जिसमें आपने उसके ब्रांड को नहीं हटाया है, तो दैट इज मच हेल्दियर। मल्टीग्रेन भी अगर आपने पिसवाया है, जिसमें जो ब्रांड पार्ट है, जो उसका फाइबर है, उसको आपने नहीं हटाया है, तो दैट वुड बी हेल्दी। एक दिन में कितना दूध पीना सही होता है? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप आधा लीटर तक दूध व दूध से बनी हुई चीजें ले सकते हैं, क्योंकि आपको उतना कैल्शियम चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके कैल्शियम के और भी सोर्सेस हैं, तब आप 300 से 350 ml दूध ले सकते हैं, प्रोवाइडेड उस दिन आप नॉन वेज खा रहे हैं। 100% फ्रूट डाइट इज हेल्दी फॉर वेट लॉस? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से फ्रूट पे जाते हैं तो फ्रूट में एक तरह की शुगर होती है जो कि फ्रक्टोज कहलाती है। एक्सेस फ्रक्टोज लिवर को फैटी लिवर करता है। लिवर उतनी सारी शुगर को हैंडल नहीं कर पाता है, और आपका वेट कम हो जाएगा क्योंकि आप कुछ नहीं खा रहे हैं, लेकिन आप जब अपना अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपको फैटी लिवर स्टार्ट हो चुका होगा। गो फॉर अ बैलेंस, क्योंकि आपको प्रोटीन चाहिए, आपको थोड़ा फैट चाहिए, आपको होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। जैसे हमने हमारी प्लेट देखी थी लास्ट में, हर एक चीज थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूर खाइए। White patches near eyes, what can be the reason? Is it due to gut health? इट कुड बी मैलएब्जॉर्प्शन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम डेफिशिएंसी, कुछ प्रकार के उसको एग्जामिन करके आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि क्या इशू है। मैम, क्या हम डेली प्रोबायोटिक ले सकते हैं? बिल्कुल, हम रोज दही खाते हैं, हमें खाना भी चाहिए क्योंकि हम अपनी गट हेल्थ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप दोपहर के खाने में, रात के खाने में छाछ दही जरूर इंक्लूड करिए। हम करते हैं, हमारे नॉर्मल खाने का ये एक हिस्सा है। How is intermittent fasting and fasting good for gut health? फास्टिंग एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग, फास्टिंग में क्या होता है, हमारी बॉडी को पैटर्न समझ में नहीं आता। अगर हम इरेटिकली कभी भी एक फास्ट कर लेते हैं, जैसे एकादशी का हुआ, तो हमारी बॉडी उस पैटर्न को नहीं समझ पाती और फिर हम ओवर ईटिंग करते हैं, शाम को पूरी आलू टिक्की एंड दैट काइंड ऑफ फूड। सो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर हमारा डिसिप्लिन फास्ट है, जैसे एवरी सैटरडे एवरी मंडे, तो बॉडी उस ट्रेंड को समझकर अपना मेटाबॉलिज्म एडजस्ट कर लेती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक अच्छा तरीका है जो हमारे शरीर को ऑटोफेजिया, एक्सेस ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स दैट वी हैड, उसे यूटिलाइज करने में मदद करती है। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत लोग करते हैं, जो चीज वो नहीं करते हैं वो है फॉलोड बाय एक्सरसाइज। आप 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, जितनी भी देर फास्टिंग पे हैं, उसके बाद और उस दौरान आपको हाइड्रेटेड रहना है और एक्सरसाइज जरूर करनी है, चाहे वो वॉकिंग है, योगा है, स्ट्रेचिंग है, जिससे कि आपका मसल लॉस ना हो। Colon therapy is good for gut health. कोलोन थेरेपी, आई, आप किस I also, कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? हम yes, हाँ, okay. I don't know about this. जनरली हम लोग कोलोनोस्कोपी से पहले कोलोन प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें हम कोलोन थेरेपी देते हैं, बट दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक कंडीशन फॉर सम पीपल। Okay. So I think so, no, बहुत सारे लोग मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ रहे। सी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, क्योंकि वी रियली डोंट नो
कि आपका वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम किस वजह से है। जैसे किसी ने लिखा है कि 63 इयर्स ओल्ड पर्सन है जो जिनको रेगुलर डायरिया की प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें हम क्या सजेस्ट करें। तो आई थिंक सो दिस इज समथिंग लाइक दैट कि हो सकता है कि उनका कोई मेडिकल कंडीशन है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इस तरीके से उसको आंसर करना। हमारे पास में प्रीबायोटिक ऐसा कोई सप्लीमेंट्स नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि अभी फाइबर मैंने है ना, कहा फाइबर है आपके पास? फाइबर, यस फाइबर इट इज, वो टैबलेट फॉर्म में अगर आप वो पूछ रहे हैं तो वो बिल्कुल भी हम लोग ऐसा कोई प्रीबायोटिक करके ऐसा जो मार्केट्स में जो बहुत सारी चीजें मिलती है उस तरीके से नहीं है। जितना हो सके आप नेचुरल तरीके से आप ले सकते हैं, लाइक जैसे कि हमारे पास फाइबर है, एवीएच है, दैट यू कैन टेक। आप खाने से जो आप बोल रहे कि नेचुरल सोर्स से है ना, उस तरीके से। लेकिन एक जो मार्केट्स में जैसे आजकल बहुत सारे ट्रेंड चल रहा है, लोग जिम में जाते हैं या कुछ उसमें, तो बोलते हैं टेक प्रीबायोटिक, आप ये ज्यादा इंक्लूड कर लीजिए, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव करेगा, ये करेगा वो करेगा। तो आई थिंक सो ऑल दैट वी शुड अवॉइड, बिकॉज दैट इज नॉट गुड एट ऑल। सबसे अच्छी चीज है प्लीज ऐड फाइबर, प्लीज ऐड नेचुरल बी, प्लीज ऐड आंवला की, विपता की, हरिता की। जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको खाना खाने के, सिर्फ फाइबर जो है वो आपको खाना खाने के पहले लेना है, और उसके बाकी के जितने सप्लीमेंट्स है वो सारे के सारे आपको खाना खाने के बाद आपको लेने की जरूरत है। What about IBS? सर आई रियली डोंट नो, मुझे ये चीज नहीं समझा। मैम आप समझे ये चीज कि क्या पूछना चाह रहे हैं? आईबीएस होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये कई कारणों से होता है। कुछ लोगों में खाली कॉन्स्टिपेशन दिखने को मिलता है, कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन फॉलोड बाय लूज मोशंस। उसका ट्रिगर फैक्टर कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस, इम्प्रॉपर डाइट, इम्प्रॉपर टाइमिंग्स है। तो आप उसके कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, आईबीएस सी है, डी है, ई है, कॉम्बिनेशन है। वो करने के बाद हम आपके साथ बैठ के 1-on-1 काउंसलिंग प्लान करते हैं, जिससे कि एक एलिमिनेशन डाइट करके फिर हम धीरे धीरे उन फूड्स को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जो आप गलत कर रहे हैं उसे करेक्ट कर पाए। तो यू डेफिनेटली नीड अ पर्सनल कनेक्ट विद एनी ऑफ योर डॉक्टर और डाइटिशियन जो आपके विसिनिटी में हो, जिनके साथ आप फॉलो अप कर सकें। ओके, प्लीज शेयर द इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ वेगन डाइट। वीगन डाइट में क्या होता है, नेचुरल चीजें खाई जाती हैं, उसमें डेयरी नहीं होता, घी नहीं होता, तो वो पूरी तरह से बैलेंस्ड नहीं होता है। वी डोंट प्रिफर रिकमेंडिंग वीगन डाइट, क्योंकि उसके साथ आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, कई तरह की डेफिशिएंसीज देखने को मिलती हैं। सो बेस्ट वुड बी कि अगर आप डाइट करना चाहते हैं तो नेचुरल तरीके से जो जो आप खा रहे हैं उसमें रीजनेबल पोर्शन कंट्रोल करिए, बजाय ड्रास्टिक चेंजेस। कर्ड होममेड और एनी मार्केट मेड? होममेड में आप 100% श्योर हैं कि जो आपने बनाया है वो प्योर दूध से बना है। बाजार वाले दही का प्रॉब्लम ये है कि आप उसको कितना भी दिन रख लीजिए वो खट्टा नहीं होता। एंड अगर दही में लाइव बैक्टीरिया है तो दही को खट्टा होना चाहिए। सो यू आर द बेस्ट जज फॉर योरसेल्फ। Age 15 years, digestion is very weak. Is it related to gut health? डेफिनेटली। Okay. So I think so same questions hai. How lipid profile is related to gut health? Last question. आपकी जो लिपिड प्रोफाइल है वो आपके लिवर से प्रोसेस होके आपके इंटेस्टाइन्स में ब्रेक डाउन होके एब्जॉर्ब होता है। काफी कंडीशंस में आपका फैट प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ब्रेक डाउन नहीं होता, इसलिए एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल देखने को मिलता है। तो आप अगर अपनी डाइट इंप्रूव करेंगे, खासतौर पे प्रीबायोटिक फाइबर बढ़ाएंगे, तो आपका कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली इंप्रूव होगा। डाइट टेक्स अ लिटिल टाइम एंड ओवरऑल आपका 30% रिडक्शन हो जाता है फर्स्ट 3 मंथ्स में। तो आप अपनी लेवल ऑफ द लिपिड प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना, कब शुरू करना है और कितना करना है। ओके, सो आई थिंक सो बहुत सारे क्वेश्चंस है जो डॉक्टर प्रियंका ने आंसर कर दिए हैं। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। सो समवन इज सेइंग कि इसबगोल अच्छा होता है या कुछ एक्स ब्रांड की। आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि प्लीज गो फॉर फाइबर, प्लीज गो फॉर एवीएच। ये आपको नेचुरल तरीके से बहुत ही बढ़िया आपके लिए, यानी जो डाइजेशन रिलेटेड, जो हम गट हेल्थ की जो हम बात कर रहे हैं, वो आपका एक नेचुरल तरीके से आपकी वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो आई थिंक सो डॉक्टर प्रियंका ने अभी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को आंसर कर दिया है। हमेशा जब भी हम बात करते सी इट इज नॉट मिरेकल, सप्लीमेंट्स हैं ये, हम इसको इस तरीके से नहीं बोलेंगे कि आपने इसको लिया तो आपकी पर्टिकुलर ये बीमारी आपकी इससे ठीक हो जाएगी, नहीं। दिस इज दैट कि जो हमको खाने में जो हमारी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, अगर आप राइट
तरीके से अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपकी वो रिक्वायरमेंट आपकी बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों ने पूछा कि मैम आफ्टर डिलीवरी मतलब बेली फैट बढ़ जाता है, उसके लिए क्या करें? सो उस दैट इज नॉट रिलेटेड टू गट की अगर हम बात करें तो उसमें आपके कुछ सप्लीमेंट्स, आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, राइट सप्लीमेंट्स लेना है, आपको फैट आपको देखना है, आपने एक्सरसाइज है ना, वो सारी चीजों को आपको एक मेजर करना है। ऐसा एक पर्टिकुलर कोई एक चीज नहीं है कि आपने इसको लिया तो आपका वो फैट, आपका बेली फैट आपका वहां से कम हो जाएगा। इट इज नथिंग लाइक दैट। इट इज एक पूरा का पूरा हमें एक लाइफस्टाइल को हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, एंड वो हमारे लिए फिर बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट लेकर आएगा। तो आई थिंक सो आज आपको बहुत सारी चीजें आज आपको समझ में आई, क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई तो क्या मैं वो थम्स अप देख सकती हूँ? क्लियर है? तो जो भी आपको अभी डॉक्टर प्रियंका ने बताया है ना, आपको उस सारी चीजों को एक बार फिर से रिवाइज करिए, सोचिए, और क्या हम वो सारी चीजों को क्या हम फॉलो करते हैं? अगर नहीं करते हैं, आई थिंक सो हमने वो सारी चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर देना चाहिए ना। सो हमारा बड़ा अच्छा सा हमारे सेशन हमारा आज हमारा कंप्लीट हुआ है। अब इसी से लिंक्ड जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो होगा हमारा लिवर हेल्थ के ऊपर में। आज हमने गट हेल्थ के बारे में बात किया। अगला जो हमारा सेशन है वो है 19th को, जो कि है हमारा लिवर हेल्थ के ऊपर में। ठीक है, सेम टाइम रहेगा। प्लीज अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब 19th के लिए भी आप इनवाइट कर सकते हैं, आप अभी सब बता सकते हैं। अगेन वी विल बी हैविंग अ वंडरफुल स्पीकर, वंडरफुल एक्सपर्ट जो आके आपको इस टॉपिक के ऊपर में पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैं डॉक्टर प्रियंका को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी मैम फॉर गिविंग दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन। और बहुत अच्छी तरीके से मैम ने आई थिंक सो आज बहुत सारी चीजों को आपको क्लियर किया कि क्या होता है गट हेल्थ, गट फ्लोरा क्या होता है, प्रीबायोटिक क्या होता है, कैसे हमें इसे मैनेज करना है, वो सारी चीजें उन्होंने आज आपको एक्सप्लेन करी। अब बस यही है कि उन्होंने आपको सॉल्यूशंस बता दिया है, अब हमें क्या करना है, अब वही सॉल्यूशंस को हमने आगे लेके जाना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियंका, और आज जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं मैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। मैं चाहूंगी वो सारे के सारे जो आज यहाँ पर हैं और जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं, है ना, खुद के लिए। ठीक है, सो हियर आई वुड लाइक टू एंड द सेशन, और हम लोग नए हमारे एक और हम एक्सपर्ट स्पीकर प्रोग्राम के साथ में 19th को फिर से हम लोग मिलेंगे शाम को 7 बजे। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज स्टे सेफ, प्लीज स्टे हेल्थी। थैंक यू एवरीवन।